नमस्कार विद्यार्थियों। एमए पूर्वार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत कल हमने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की विस्तृत विवेचना की थी। आज हम उनके निष्कर्ष एवं आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की विवेचना से हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। नंबर 1, कला अभिव्यंजना और सहजानुभूति पर्यायवाची है, अर्थात क्रोचे ने कला, अभिव्यंजना और सहजानुभूति सभी को एक दूसरे का समानार्थक ही माना है। नंबर 2, अभिव्यंजना बाह्य नहीं होती, मानसिक या आंतरिक होती है। अतः कला एक आंतरिक प्रक्रिया है, केवल कलाकार के मन जगत में ही घटित होती है। नंबर 3 है, बाह्य कलाकृतियों द्वारा कलाकार अपने अनुभव को अपने लिए और दूसरों के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है। इस प्रकार से बाह्य कलाकृतियाँ केवल उसकी स्मृतियों को सुरक्षित रखने का साधन मात्र है, वह कला नहीं है। नंबर 4, असफल अभिव्यंजना नाम की कोई वस्तु नहीं होती, अभिव्यंजना सदैव सफल ही होती है। नंबर 5, निष्कर्ष ये निकलता है कि कलाकार के लिए सुंदर और असुंदर का कोई भेद नहीं होता, बस उसे कलाकार के मन पर बिंब अंकित करने में समर्थ होना चाहिए, तो वह वस्तु ही सुंदर कही जा सकती है। छठा निष्कर्ष यह निकलता है कि उन्होंने रूप को ही सौंदर्य का आधार माना है, जो कि अभिव्यंजना का मूल है। अगला निष्कर्ष यह है 7वां कि कल्पना जो है वो सौंदर्य का अनिवार्य तत्व है। इसके अभाव में सौंदर्य के बारे में कहा नहीं जा सकता। और अंतिम में उन्होंने कहा है कि कला सृजन की प्रक्रिया को 4 स्थितियों में हम रख सकते हैं उनके अभिव्यंजनावाद की विवेचना के आधार पर। नंबर 1 तो है, पहली स्थिति तो ये कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण, जो क्रमशः मनुष्य की संवेदना में परिणत होकर उसका संस्कार बन जाता है। और नंबर 2 है, अरूप संवेदनों की कल्पना शक्ति द्वारा आंतरिक अभिव्यंजना, अर्थात जो भी अरूप संवेदन है, दिखाई नहीं देते, उनकी हम कल्पना शक्ति द्वारा हमारे मन जगत के भीतर घटित होते हैं। नंबर 3 है कि सौंदर्य की भावना से उत्पन्न आनंद। और नंबर 4 है आंतरिक अभिव्यंजना का शब्द, रंग, रेखा आदि में मूर्तिकरण, अर्थात उसका बाह्य अभिव्यक्ति। क्रोचे इसे शिल्प विधान कहता है और इसके अंतर्गत ही वह प्राणायाम या मेडिटेशन को लेता है, कहता है, जिसमें कलाकार ग्रहण, त्याग, स्वीकृति और अस्वीकृति की प्रक्रिया से गुजरता है और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही कलाकृति का निर्माण होता है। परंतु इसमें से भी चौथी को क्रोचे, जिसमें वो कहते हैं कि अभिव्यंजना शब्द, रंग, रेखा आदि में मूर्तिमान होती है, इसको वह अनिवार्य नहीं मानते। क्रोचे ने कला दर्शन को आदर्श की चरम सीमा तक पहुंचा दिया है, इतना आदर्शवादी बना दिया है कि उसमें भौतिकता, व्यवहारिकता और विशुद्ध बौद्धिकता के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। वह केवल ज्ञान की एक ऐसी सैद्धांतिक प्रक्रिया है जिसमें हमारी संवेदनाएं स्वयं प्रकाश ज्ञान के रूप में विशिष्ट रूप ग्रहण करती है, उसे ही हम कला कहते हैं। और ये सारी प्रक्रिया कलाकार के मन में ही संपन्न होती है और कलाकार के मन में ही संपन्न होती है, बाह्य जगत में उसका अभिव्यक्ति नहीं होती और वही उसका एकमात्र भोक्ता और समीक्षक हो सकता है। कला के इस एकांतिक स्वरूप को यदि अक्षरश
सत्य मान भी लिया जाए तो एक विचित्र सी स्थिति सामने आ जाती है। इस आधार पर हम देखते हैं कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संबंध में अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से आलोचनाएं की है। आज हम उन्हीं आलोचनाओं का बिंदुवार अध्ययन करते हैं। क्रोचे के मत पर सर्वप्रथम आपत्ति तो यह है कि वह बाह्य अभिव्यंजना को अनावश्यक मानता है और कलाकार को ऐसी स्वच्छंदता दे देता है जो कि अराजकता या अव्यवस्था में बदल सकती है, क्योंकि वो कहता है कि प्रत्येक वस्तु कलाकार के मस्तिष्क में ही घटित होती है और सौंदर्य की अभिव्यंजना आंतरिक होती है। जिन प्रभावों या पदार्थों को वह मूर्तिमान करता है, यानी जिन प्रभावों और पदार्थों को वो मूर्ति रूप में प्रकट करता है, वो केवल उसी के लिए मूर्तिमान होते हैं, यानी केवल वही उसे देख सकता है। वे बाह्य आकार धारण नहीं करते जिससे कि आलोचक उसका परिचय प्राप्त कर सके। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि वे बाह्य रूपाकार धारण नहीं करेंगे, केवल कलाकार के मन में ही छिपे रहेंगे, तो कोई भी सहृदय व्यक्ति उनका भावन कैसे करेगा और कोई भी आलोचक उसका मूल्यांकन कैसे कर पाएगा, उनके अच्छे या बुरा होने का निर्णय कैसे देगा। वह अभिव्यंजना के सुंदर और असुंदर होने का भी निर्णय नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह बाह्य न होकर केवल आंतरिक होगी। इस तरह कलाकार पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं रहेगा जिससे कि वह अपने मनमानी करने लग जाएगा। और इतना ही नहीं, बाह्य कलाकृति के अभाव में वे लोग जो वास्तव में सच्चे कलाकार नहीं हैं, वे भी कलाकार होने का दंभ भरेंगे। यह कह देंगे कि उन्होंने मन में ही सहजानुभूति उपलब्ध की है। क्रोचे की मान्यताएं अमूर्त सौंदर्य बोध के जगत का अन्वेषण करती है। अर्थात क्रोचे यह मानता है कि कलाकार को जो भी सौंदर्य बोध होता है वह उसके मन में होता है, वह बाह्य जगत में मूर्तिमान नहीं होता। जबकि कला का क्षेत्र जो है वो मूर्त है। कला जो है वो तभी होती है जब वो बाह्य रूप में प्रकट होती है। मनोविज्ञान के पंडित भी क्रोचे के इस मत को नहीं मानते और क्रोचे ये भी मानता है कि सहज ज्ञान में धारणाओं और विचारों का मिश्रण नहीं होता, जबकि मनोविज्ञान के पंडित इस बात को नहीं मानते जैसा कि क्रोचे मानता है। नंबर 2, दूसरी आपत्ति यह है कि क्रोचे एक ओर तो ये कहता है कि कला सहजानुभूति है और सहजानुभूति व्यक्तिक होती है, यानी व्यक्तिक विशेष की होती है, और व्यक्तिक अनुभूति का कभी भी पुनर्भाव अर्थात दोहराव नहीं होता। और दूसरी ओर वह कहता है कि सुंदर बाह्य कलाकृति की सहायता से भावक वही सहजानुभूति का अनुभव करता है। भावक यानी भोक्ता उसी सहजानुभूति का अनुभव करता है जो कलाकार की सहजानुभूति होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब सहजानुभूति व्यक्तिगत होती है, उसका पुनर्भाव या दोहराव नहीं हो सकता, तो भावक यानी भोक्ता कैसे उसका भावन करेगा। क्रोचे इस आपत्ति का भी उत्तर नहीं दे पाता। अतः उसके सिद्धांत निरूपण में एक यह भी बहुत बड़ी कमी है। यद्यपि वो कहता है कि कल्पना की सार्वभौमिकता के कारण समान बिंब विभिन्न व्यक्तियों के मन में समान सहजानुभूतियों को जन्म देता है, परंतु उसका यह मत उसकी अपनी ही व्यक्तिक सहजानुभूति के मत से मेल नहीं खाता। और इसके अलावा जब कलाकारों की सहजानुभूति व्यक्तिक और अभूतपूर्व होती है, तो फिर भावक उसकी कलाकृति को देखकर वैसी ही सहजानुभूति कैसे प्राप्त कर सकता है। वह स्वयं कलाकार की मानसिक स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकेगा। क्रोचे स्वयं इस कठिनाई से अवगत था, तभी तो उसने आलोचक के लिए यह आवश्यक माना कि उसमें ज्ञान हो, कल्पना हो, ऐसी सुरुचि हो जिससे वह कलाकार के दृष्टिकोण को आत्मसात कर सके। तीसरा आक्षेप यह है कि क्रोचे यह मानता है कि कला संवेदन मात्र नहीं होती।
संवेदन और अनुभव ये तो बाह्य जीवन के अंग हैं और वे तब तक कला का रूप धारण नहीं करते जब तक कि कलाकार उनका पुनर्निर्माण नहीं कर लेता। सॉरी। जब तक कि कलाकार उनका पुनर्निर्माण नहीं कर लेता। वास्तव में संवेदनों के इसी अवलोकन, पुनः रचना तथा अभिव्यंजना की प्रक्रिया में कलाकार को आनंद की उपलब्धि होती है। अर्थात क्रोचे का मानना ये कि जो कला है वो मात्र संवेदना नहीं होती, क्योंकि संवेदना और अनुभव तो हमारे बाहरी जीवन के अंग है और वे तब तक कला का रूप धारण नहीं कर सकते जब तक कि कलाकार अपने आंतरिक मानस जगत में उनका पुनर्निर्माण नहीं कर लेता। और वास्तव में संवेदनों के इसी अवलोकन से, उनके पुनर्निर्माण और अभिव्यंजना की प्रक्रिया से कलाकार को आनंद की उपलब्धि होती है। यहाँ तक तो क्रोचे की बात ठीक है, पर गड़बड़ तब होती है जब वह कला शब्द का प्रयोग उस अर्थ में नहीं करता जो कि सबके द्वारा ग्रहित और सर्वमान्य है। उसके लिए कला का अस्तित्व केवल उस क्षण तक रहता है जब तक कि कलाकार कलम, तुलिका या छैनी नहीं पकड़ता। वह केवल मानस प्रक्रिया में रत रहता है। जो ही वह मानस क्षेत्र से निकलकर इन उपकरणों की सहायता से बाह्य अभिव्यंजना में प्रवृत्त होगा, कला पीछे छूट जाएगी। सामान्य जन तो यह मानते हैं कि कला भौतिक कलाकृति में ही वास करती है। वे क्रोचे की इस कला संबंधी धारणा को समझ नहीं पाते और उलझन में पड़ जाते हैं, और कभी कभी तो वह स्वयं भी यही गलती कर बैठता है, अर्थात कला का प्रयोग बाह्य कलाकृति के लिए ही कर बैठा है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि आर्ट शब्द का प्रयोग बाह्य कलाकृति के अर्थ में किया गया है, क्योंकि यदि विषय का सहजानुभूति से संबंध हो तो विद्रोह का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम तो किसी की आंतरिक सहजानुभूति का ज्ञान दूसरे व्यक्ति को भला कैसे हो सकता है? वह अच्छी है या बुरी है, इसका किसी को क्या पता चलेगा? और दूसरा, जब वह आंतरिक है, बाह्य रूप धारण ही नहीं करती, तब तक उसकी आलोचना करने का अधिकार भी किसी को नहीं है। अगला चौथा पॉइंट ये है कि अभिव्यंजना पर अत्यधिक बल देने के कारण कुछ लोगों ने समझ लिया कि क्रोचे विषय वस्तु के चुनाव को आवश्यक नहीं मानता था और उसकी दृष्टि में कोई भी विषय वस्तु, चाहे वो कितनी ही निकृष्ट या हीन क्यों न हो, कला का विषय बन सकती है। शर्त यह है कि उसकी अभिव्यंजना सफल और स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि क्रोचे मानता है कि असफल अभिव्यंजना नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती। इसका परिणाम यह हुआ कि कला में लोग उलूल जुलूल बातें करने का लोगों को अवसर मिल गया और दंभी लोग जो बिल्कुल कलाकार नहीं थे वो भी अपने को कलाकार कहने का अवसर पा गए और वे कहते हैं कि मुझे अमुक सहजानुभूति हुई है, भले ही उसको मानसिक जगत में वह सहजानुभूति न हुई हो, परंतु फिर भी वो ये कहते हैं कि मुझे अमुक सहजानुभूति हुई है, अतः मैं ही कलाकार हूँ। अगला आक्षेप यह है कि सहजानुभूति जब आंतरिक मानी जाती है, उसकी अभिव्यक्ति भी मानसिक होती है, अतः कोई उसका परीक्षण भी नहीं कर सकता। क्रोचे की इस मान्यता को यदि मान भी लिया जाए तो इसके घोर दुष्परिणाम होंगे। फिर तो कोई भी सनकी, विकृत मानसिकता वाला, कुरूपता और विक्षिप्तता कला का विषय बन जाएगी, यह कहकर कि उसकी सहजानुभूति कलाकार को हो गई है। अर्थात कोई भी विषय जो भी सनकी हो, विकृत हो, कुरूप हो, विक्षिप्त हो, वो कला का विषय बन सकता है, ये कहकर कि ये इसलिए हुआ क्योंकि इसकी सहजानुभूति कलाकार को हो गई थी। वास्तव में क्रोचे का यह मत कदापि नहीं था। जब कभी उसने बाह्य भौतिक कलाकृति की चर्चा की है तो आलोचक को यह अधिकार भी दिया है कि वह उसकी निंदा करे या उसे स्वीकार करे।
बाह्य कलाकृति के निर्माण के संबंध में कलाकार को वह पूरी छूट भी नहीं देता। क्यों? कि उसका तो मत है कि जो ही कलाकार मानसिक जगत से हटकर सहजानुभूति की आंतरिक अभिव्यक्ति के क्षेत्र से हटकर उसे भौतिक रूप देने, स्थूल रूप देने की ओर, उसे मूर्तिमान करने की ओर प्रवृत्त होता है, वह कलाकार के अधिकारों से, उसकी स्वतंत्रता से वंचित हो जाता है और तब वह कलाकार नहीं रहता। उसे जीवंत जगत के नीति बंधनों की पालन करना पड़ती है। सारांश ये कि बाह्य कलाकृति के निर्माण को वह विशुद्ध कला तो नहीं मानता, उसे विशुद्ध कला से निम्न तथा हीन मानता है। पर जब कोई कलाकार बाह्य कलाकृति का निर्माण कर भी ले तो उसका यह आदेश है कि वह इस संबंध में नीति और सदाचार के नियमों का पालन करे। एक अन्य सटा आक्षेप जो है वो इस पर यह है कि क्रोचे ने इस बात की ओर कम ध्यान दिया है कि कलाकार का काम दूसरों तक अपने भावों को पहुंचाना है। कलाकृति दूसरों को प्रभावित करने, उन्हें आनंद प्रदान करने, शिक्षा देने या उनके भावों को उत्कर्ष करने के लिए ही निर्मित होती है। इसकी ओर क्रोचे का ध्यान नहीं गया और संसार उसका मूल्यांकन भी उसी सफलता के अनुपात में करता है। परंतु क्रोचे का मानना है कि निवेदन या संप्रेषण एक व्यवहारिक तथ्य है। वह क्रियात्मक मनोवृत्ति का व्यापार किसी अनुभव को सुरक्षित रखने अथवा उसका प्रचार प्रसार करने की इच्छा से ही होता है। अतः वह कला से बाह्य अर्थात उसे कला नहीं कह सकती, पर वस्तुतः वह कला का तात्विक धर्म है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य ने सामाजिक मन को विकसित किया है। जो कुछ वह कहता है, चाहे चेतन रूप में या अचेतन रूप में, वह सब दूसरों को निवेदित करता ही है। और वही सौंदर्यानुभूति भी ठीक मानी जाती है जो निवेदित हो सके। कलाकार जीवन के प्रति उपेक्षा का भाव धारण नहीं कर सकता, वह दुनिया से कटकर नहीं रह सकता, क्योंकि निश्चय ही वह एक सामाजिक प्राणी है। निश्चय ही दार्शनिक क्रोचे ने कलाकार को बाह्य अभिव्यंजना की स्वतंत्रता नहीं देकर उसे हीन कार्य कहकर उसके प्रति एक प्रकार से अन्याय ही किया है। जिस प्रकार के आदर्श कलाकार की कल्पना क्रोचे ने की है, वास्तविक जगत में ऐसा कलाकार कदाचित ही मिले, यानी मुश्किल ही मिलना है, क्योंकि उसका आदर्श कलाकार तो वह है जो केवल सहजानुभूति में मग्न रहता है, अपने मनः जगत में विचरण करता रहता है, उसकी बाह्य अभिव्यक्ति नहीं करता। वस्तुतः कला के लिए भाषा का माध्यम अनिवार्य है, और यह दूसरी बात है कि वह भाषा शब्दों की हो, रंगों की हो, चाहे पत्थर या संगीत के स्वरों की हो। और ये भाषा ही है जो कलाकार और भोक्ता या भावक को मिलाने वाली कड़ी है, और इसी के द्वारा भावक कलाकृति को समझता है और उससे आनंदानुभूति प्राप्त करता है। अगला 8वां आक्षेप यह है कि क्रोचे कला को ज्ञान स्वरूप स्वीकार करता है। उसका मानना है कि प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है, अर्थात अंतः मतलब अंतःकरण की जो बुद्धिमत्ता है वही कला है। इस आधार पर सभी अंतः प्रज्ञाएं सौंदर्यपूर्ण नहीं होती। कला के लिए अंतः प्रज्ञा में सौंदर्य की सत्ता आवश्यक है। उसने कला की अनुभूति परकता का निषेध किया है। उन्होंने भावना को बहुत कम महत्व दिया है और ऐसे सभी मतों का खंडन किया है जो उसे कला का अनिवार्य ध्येय मानते हैं। उसने कल्पना शास्त्र को प्रधानता देकर काव्य का रूप ज्ञानात्मक कह दिया है, जबकि भारतीय काव्य शास्त्र में कल्पना का स्थान भावानुभूति का योग न होकर अनुभूति परक ज्ञान होता है, जिसमें अनुभूति की प्रधानता होती है। भावना का विस्तार तो सर्वतोमुखी है। वह इतनी विस्तृत है कि कला की व्याख्या में उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, जो कि क्रोचे ने किया है। यही कारण है कि बाद में क्रोचे को भी भावना की आंशिक सत्ता स्वीकार करनी पड़ी और उन्होंने अपने एक भाषण में भावना के महत्व को भी स्वीकार किया। अगला आक्षेप यह है
कि क्रोचे ने अपने सिद्धांत में जीवन के प्रति उपेक्षा प्रकट की है। उसने कलाकार के मानस में विचरण करने वाले अरूप, अस्पष्ट और अर्थहीन प्रभावों की आंतरिक अभिव्यक्ति को ही कला कहा है। अर्थात क्रोचे ये मानता है कि कलाकार के मन में जो कुछ भी घटित होता है उसका कोई आकार नहीं होता, वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता और उसका कोई अर्थ भी नहीं होता, परंतु फिर भी वह उसके अंतर जगत में घटित होता रहता है, इसलिए वह कला है। जबकि कला और जीवन का अटूट संबंध है। जीवन और मानव प्रभाव के मूलभूत तत्वों, संवेगों और अनुभवों को ही कलाकृति में स्थान देकर कलाकार अपनी रचना को दूसरों के लिए निवेदनीय बना सकता है। यद्यपि यह ठीक है कि वह फोटोग्राफर की तरह जीवन के विशिष्ट क्षण मात्र को फोटो की तरह अंकित नहीं करता, परंतु एक चित्रकार की तरह जीवन को उसकी निरंतरता में, मानव को उसकी सार्वभौमता में चित्रित करता है, पर उसका विषय जीवन ही होता है। तो ये सच है कि कलाकार की पद्धति सहज ज्ञान की पद्धति है, बौद्धिक तर्क की नहीं। फिर भी उसका सहज ज्ञान जीवन और उसकी प्रक्रिया से परिचित होता है और कलाकार इस जीवन की उपेक्षा नहीं कर सकता। और आगे वे कहते हैं कि इसी प्रकार चूंकि जब कलाकार अपने को निवेदित करता है तो वह कलाकार के लिए आवश्यक है, अतः अभिव्यंजना से निवेदना बनानी पड़ेगी। कला अभिव्यंजना अवश्य है, पर प्रथम तो वह जीवन की अभिव्यंजना है और जीवन के भी उस रूप की अभिव्यंजना है जिसे सभी लोग समझ सकें। यथार्थ की जगत में विशुद्ध सहजानुभूति का अस्तित्व ही नहीं होता, जो कि क्रोचे मानता है कि कलाकार के मानसिक जगत में ही घटित होती है। उसे बुद्धि से अथवा बिंब को धारणा से अलग नहीं किया जा सकता, किंतु क्रोचे जो है वो इस तथ्य की अवहेलना करता है। श्रेष्ठ कविता विचार और भाव, बिंब और धारणा, सहजानुभूति और बुद्धि इन सब से समन्वित होती है। कवि रचना के समय कुछ घटाता है, कुछ संशोधित करता है और इस परिक्रम कुछ घटाता है, कुछ संशोधित करता है और ये जो परिश्रम करता है इस क्रिया को हम सहजानुभूति की क्रिया नहीं कह सकते, परंतु क्रोचे इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देता। अगला और अंतिम आक्षेप यह है कि आत्मवादी क्रोचे मूर्त भावना या कल्पना को आत्मा की क्रिया मानता है और मानता है कि उसका बाह्य जगत से कोई संबंध नहीं है, पर कलाकार की कल्पना को जो रूप प्राप्त होता है वो इस संपूर्ण वस्तु जगत या वास्तविक जगत से ही होता है, और जब वो बाह्य अभिव्यक्ति करता है तो इस क्रम में उसमें अनेक परिवर्तन होते हैं। कला की स्थिति जो है वो रूप में ही होती है। कला की स्थिति रूप में होते हुए भी वो सर्वथा पूरी तरह से वस्तु जगत से निरपेक्ष नहीं है। इतना ही नहीं, क्रोचे सौंदर्य और अभिव्यंजना में कोई कम या अधिक यानी श्रेष्ठतर या श्रेष्ठतम की श्रेणियां भी नहीं मानता, जबकि सौंदर्य में श्रेणियां भी होती है और कुछ सुंदर अधिक और कुछ कम सुंदर भी हो सकती है। इसी प्रकार से अभिव्यंजना भी कम या अधिक प्रभावी होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रोचे के सिद्धांत, अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत दर्शन के क्षेत्र में तो मान्य हो सकता है, परंतु काव्य शास्त्र या कला विवेचन के संदर्भ में इसमें अनेक त्रुटियां हैं। क्रोचे का जो सौंदर्य बोध कला का दर्शन नहीं, बल्कि वह मात्र एक सहजानुभूति का ही दर्शन रह गया है। उपरोक्त आक्षेपों या उपर्युक्त आलोचनाओं के पश्चात भी क्रोचे का योगदान अवश्य ही रहा है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद की समीक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है। अमेरिकन विचारक
स्पिनगार्ड ने जिस नवीन समीक्षा के बारे में विस्तार से लिखा है वह भी क्रोचे की ही देन है। इसी प्रकार से एल्टन नामक अंग्रेज लेखक के अनेक निबंधों पर भी क्रोचे की छाप है। इटली में न केवल पिरांडेलो जैसे साहित्यकार वरन अनेक आलोचक थे जो क्रोचे से प्रभावित हुए। अभिव्यंजना सिद्धांत की स्वीकृति के बाद ऐसी आलोचना जो शिल्प विधान एवं शैलीगत विशेषताओं यानी अलंकार, छंद आदि पर आधारित थी वो अनावश्यक बताई गई और आलोचना के क्षेत्र में सच्चाई, स्वैच्छिकता, स्वतः स्फूर्त आदि को महत्व दिया जाने लगा। कला और साहित्य के वर्गीकरण को भी क्रोचे ने अमान्य ठहराया और अभिव्यंजना को अखंड मानते हुए कला के जो भेद किए गए थे, क्लासिकल, रोमांटिक, प्राचीन, मध्ययुगीन, इनको भी उसने निरर्थक बताया। उन्होंने कलाकृतियों को भी व्यक्तिपरक, वस्तुपरक, गीति काव्य, प्रवचन काव्य आदि भेदों को असंगत बताया, क्योंकि उसका मानना था कि रूप वर्गीकरण का सिद्धांत एक प्रकार से भ्रांति पैदा करता है। और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उनके सौंदर्य दर्शन में सौंदर्य और कला की कल्पना को अनेक तत्वों से पृथक कर दिया गया। इस प्रकार से उन्होंने कला समीक्षा को स्वतंत्र और आत्मनिष्ठ बना दिया। धन्यवाद।